नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के इस अंक में। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें गांव किसान की हम बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। इसके साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि ऐसी योजनाओं की जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई जा सके जिसके माध्यम से किसान भाई कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन और प्याज की। जी हाँ, लहसुन और प्याज में समन्वित कीट और रोग प्रबंधन आखिर क्या होता है, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपका उनसे करा देता हूँ। हमारे साथ ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आप कृषि वैज्ञानिक हैं रतलाम जावरा के कृषि विज्ञान केंद्र में। आपका सर बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन में और कृषि दर्शन के इस मंच पर। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि सबसे पहले यदि हम बात करते हैं यहाँ पर किसान भाइयों, रोग प्रबंधन की हम बात कर लें तो सर समझना चाहेंगे आपसे, लहसुन की हम बात कर लें, प्याज की हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि औषधीय गुण जो है वो इन्हीं दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन रोग प्रबंधन और कीट प्रबंधन की बात कर ली जाए तो आखिर कैसे इन फसलों को रोग से और कीट से बचा सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसा कि आपने लहसुन और प्याज की बात की तो लगभग भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी खेती लहसुन और प्याज की जाती है। और मध्य प्रदेश में भी खासकर रतलाम और उज्जैन, इंदौर, इन एरिया में इसकी खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो जो प्रबंधन की बात है तो अपन प्रबंधन, व्यवहारिक प्रबंधन, भौतिक प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और अंत में रासायनिक प्रबंधन का प्रयोग करके किसानों की लागत को कम करके उनकी आय को बढ़ाया जा सकता है। जहाँ पे व्यवहारिक प्रबंधन है, इनमें किसानों को खुद से जो पूर्व में की जाने वाली प्रैक्टिसेस होती हैं उनको करना चाहिए। जैसे कि भूमि की गहरी जुताई करना चाहिए गर्मियों में, फसल चक्र को अपनाना चाहिए 2 से 3 साल का। इसके बाद ऐसा करने से यदि किसान खेत की गहरी जुताई करता है तो उस खेत में जो मृदा जनित बीमारियां हैं वो कम हो जाती है। क्योंकि गर्मी में गहरी जुताई करने से, क्योंकि मई में और जून में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लगभग 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, तो उससे जो मृदा जनित बीमारियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और इसी तरीके से जुताई करने से जो कीड़े होते हैं जो फसल को नुकसान करते हैं वो उनके अंडे, प्यूपा, लार्वा ये फूट जाते हैं और बाद में जो बचे हुए होते हैं वो पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गहरी जुताई किसानों को निश्चित ही करनी चाहिए, जिससे उनकी खेत की मृदा शक्ति और अच्छी बनी रहती है और किसानों की उसमें जो अंकुरण क्षमता है खेत की वो बढ़ जाती है। और इस तरीके से किसानों को हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। भौतिक में जो है तो जो कुछ कीड़े होते हैं जिनको हाथ से हटा के निकाल के बाहर किया जा सकता है। जैविक में बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट आने लगे हैं जिनका प्रयोग करके बीमारी और कीड़ों दोनों को नष्ट किया जा सकता है। लास्ट में आया रासायनिक नियंत्रण की बात। अंत में किसानों का एक जो तरीका है, यदि किसी भी तरीके से हल नहीं हो रही, किसानों की समस्या ज़्यादा हो रही है, तभी रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि रसायन सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनमें सीमेंटिंग एजेंट भी होते हैं। बिल्कुल सर, ये साफ है कि रसायन जो हैं बेहद हानिकारक होते हैं। केमिकल की भी आपने यहाँ पर जानकारी दे दी कि आखिर किसान भाई अपनी फसलों को केमिकल से कैसे बचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यदि बीजोपचार की हम बात कर लें तो किसान भाइयों, बीजोपचार का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है। सर, आपसे यही समझना चाहेंगे कि आखिर बीजोपचार की कितनी महत्वता देखते हैं आप? जैसा आपने पूछा बीजोपचार का महत्व फसल में सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि यदि बीजोपचार हो जाता है तो जो बीमारियां लगती हैं वो मुख्यतः 2 तरह की होती हैं, या तो मृदा जनित बीमारी होती है या तो बीज जनित बीमारी होती है। तो बीजोपचार करने से इनकी संभावनाएं कम हो जाती है। क्योंकि जो मृदा जनित बीमारियां हैं जैसे फ्यूजेरियम हो गया, राइजोक्टोनिया हो गया, यदि बीज का उपचार रहेगा, एक निश्चित मात्रा में इसमें केमिकल भी आते हैं, जैसे इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी एक ये बायो कंट्रोल एजेंट है जो बहुत अच्छा काम करता है, जिसकी 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके किसान को बोना चाहिए। इसी तरीके से केमिकल भी आते हैं जिसमें कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब, जिसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए किसानों को। और कार्बनडाजिम की 1 ग्राम मात्रा यदि सिंगल कार्बनडाजिम किसान प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी 1 ग्राम मात्रा प्रयोग करके
किसानों को बीज की बुवाई करनी चाहिए। जी, इसके अलावा सर यदि हम कीट की बात कर लें या रोगों की बात कर लें तो सबसे प्रमुखतः यदि शीत ऋतु की हम बात करते हैं तो जैसा कि आप भी देख रहे हैं मौसम परिवर्तन का यह दौर चल रहा है और ठंड ने आहट देती है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि रोग आखिर कौन कौन से शीत ऋतु में खास तौर पर इन फसलों में लगते हैं। जैसा कि आपको पता होगा आप लोगों को कि इसकी खेती दोनों ऋतुओं में की जाने लगी आजकल। प्याज की खेती खरीफ में भी की जाने लगी, लेकिन मुख्यतः जो इसकी मुख्य फसल है ये रबी की ही मुख्य फसल है। तो इसके में 3-4 प्रमुख रोग हैं। जैसे एक है गया पौध गलन, जिसको डंपिंग आप कहते हैं। ये पौधों की नर्सरी से ही शुरू हो जाता है। ये बीमारियां लगभग बुवाई के 10 से 12 दिन बाद आने लगती हैं, जिससे पौधों की जड़ों से में सफ़ेद फंगस बनता है और बाद में पौधे मरने लगते हैं। तो यदि इसमें बीज उपचार यदि पौधों का होता है तो यदि बीज उपचार हो जाता है तो ये बीमारियां कम लगती हैं। और सबसे मुख्य बीमारी यही है, क्योंकि ये 2 तरह की होती है। एक अंकुरण के पहले मर जाता है, दूसरा अंकुरण के बाद पौधा मर जाता है। तो यदि हम इसमें सावधानियां बरतते हैं तो अपनी नर्सरी हमेशा सेफ रहती है, किसान अपनी नर्सरी को बीज उपचार करके बचा सकता है। दूसरी इसकी एक मुख्य बीमारी है जिसको पर्पल ब्लास्ट कहते हैं, जिसे पत्ती धब्बा कहते हैं। इसमें पहले पत्तियों पर सफ़ेद गोलाकार के धब्बे बन जाते हैं, बाद में पीले होते हुए ये बैगनी हो जाते हैं और जिसका आकार लगभग कंसेंट्रिक रिंग टाइप का दिखता है। तो ये बीमारी अक्सर ज़्यादातर देखी जाती है। तो और तीसरी बीमारियां है एक स्टेमफिलियम, इसकी मुख्य बीमारी है। जो इसकी 3 बीमारियां हैं, तो ये किसानों के खेत में सबसे ज़्यादा आती है। तो इसके लिए कुछ केमिकल हैं जो आसानी से प्रयोग करके इससे निदान पाया जा सकता है, जिसमें मैं 2 केमिकलों का नाम बताऊंगा। एक टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीम एस्ट्रोबिन आता है, जिसकी 300 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में मिला के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। और दूसरी इसका डोज एक टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आता है, इसकी मात्रा 500 ग्राम मात्रा किसान 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करे तो इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है किसान। बिल्कुल सर, केमिकल की आपने बात की है और केमिकल का सही मात्रा में उपयोग होना भी बेहद ज़रूरी है। और ये भी कहा जा सकता है यदि केमिकल का ज़्यादा उपयोग किया जाए तो किसान भाइयों के सामने परेशानी भी खड़ी हो सकती है। लेकिन सर यदि हम बात करते हैं इसके पहले की तो क्या रोग लगने या कीट लगने से पहले फसल के द्वारा क्या ऐसे कोई लक्षण भी दिखाए जाते हैं, या किसान भाई यदि वक्त पर मॉनिटरिंग करें तो क्या ऐसे भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि लहसुन और प्याज की हम बात कर लें तो खास तौर पर लागत बहुत ज़्यादा लगती है किसान भाइयों की। बिल्कुल सर, लागत किसानों की बहुत लगती है। लहसुन प्याज लगाने में किसान की कास्ट बहुत लग जाती है। तो यदि समय रहते इसके लक्षण जब शुरू होते हैं दिखने, तभी इन दवाओं का प्रयोग करके किसान बिल्कुल इससे निजात पा सकता है। सिर्फ 2 ही इसकी मुख्य बीमारी हैं जो इसकी आती हैं समय पर। तो इसमें एक 30 से 35 दिन में, दूसरा 50 से 55 दिन में इन दवाओं का प्रयोग करके उससे समस्या से किसान निजात पा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं रोग प्रतिरोधी फसलों की या रोग प्रतिरोधी किस्मों की, आपने पहले भी जानकारी दी है कि कई ऐसी प्रजातियां हैं, कई ऐसी किस्में हैं। अगर ये किसान भाई उपयोग करते हैं तो ये माना जा सकता है कि किसान भाइयों के सामने परेशानियां कुछ कम होंगी। तो कौन कौन सी वो किस्में हैं, कौन कौन सी वो प्रजातियाँ? इसमें कि बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं जो इन बीमारियों को कम कर जा सकती है। तो हमेशा किसान को रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का ही चयन करके बीज की बुवाई करनी चाहिए। और एक बीज की बुवाई करने पर जो पौध की दूरी और रो से रो की दूरी, इनको जो इसकी जो प्रॉपर दूरी है वो उसको मेंटेन रखने से भी बीमारियां कम हो जाती हैं। जी, इसके अलावा सर यदि सावधानियां की हम बात कर लें या मॉनिटरिंग की हम बात कर लें, चूँकि आपने पहले भी बताया कि लागत काफ़ी ज़्यादा लगती है लहसुन और प्याज में, तो आखिर वक्त पर किसान भाइयों के लिए मॉनिटरिंग करना फसलों की कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसान समय समय पर खेत में जाते हैं किसान भाई हमारे, तो उनको ये पता चलता है कि इसमें कौन सी बीमारी आ रही है, और समय रहते ही यदि उसमें दवा का छिड़काव कर देते हैं हमारे किसान भाई, तो उससे कम लागत से उनकी फसल बहुत अच्छी होती है, जिससे वो अधिक आय को भी प्राप्त कर सकते हैं। जी, इसके अलावा केमिकल की भी आपने बात की थी, तो आखिर कौन से वो केमिकल हैं जिनका ज़्यादा उपयोग किसान भाइयों को अपनी फसलों में नहीं करना चाहिए? हालांकि सही मात्रा तो आपने बताई केमिकल की क्या होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसे भी कोई केमिकल हैं जिसका ज़्यादा उपयोग किसान भाई अपने फसलों में ना करें? किसानों को एक तो सबसे मुख्य बात ये होती है कि किसानों को हमेशा बीज उपचार करना चाहिए।
बीज उपचार करने के बाद एक निश्चित मात्रा में ना तो कम दवा का प्रयोग करें और ना ज़्यादा दवा का प्रयोग करें, उससे किसानों को नुकसान होता है और हमेशा बीमारियां और जो कीट होते हैं उनमें भी रेजिस्टेंस डेवलप होता है यदि अपन ज़्यादा मात्रा में दवाओं का प्रयोग करते हैं जी। इसीलिए एक निश्चित मात्रा में ही दवाओं का किसानों को प्रयोग करना चाहिए। और इसमें जो जितनी भी दवाएं हमने बताई, जैसे एक टेबुकोनोजोल प्लस सल्फर, ये लीफ स्पॉट हो गया या कोई भी बीमारी या पत्ती धब्बा, ये बीमारियां जो आती हैं इससे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये बहुत महंगी दवाएं नहीं, जितनी भी हमने दवाई बताई वो सभी सस्ती दवाई और आसानी से अवेलेबल सर ये भी कहा जा सकता है कि सही मात्रा भी होनी चाहिए। चर्चा लगातार हमारे जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर रोगों से हम फसलों को कैसे बचा सकते हैं। बने रहिए मध्य प्रदेश दूरदर्शन के साथ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है।
महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के इस अंक में। और आज हम बात कर रहे हैं लहसुन और प्याज के समन्वय कीट और रोग प्रबंधन की। हमारे साथ डॉक्टर तिवारी जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, इसके पहले हमने रोग प्रबंधन की बात की, लेकिन अब यदि हम कीट की बात कर लें तो आखिर वो कौन से कीट हैं जिसके प्रकोप से, जिसके आने वाले समय में यदि देखा जाए तो उसकी परेशानियां ना सामने आए, किसान भाइयों को बचाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? खास तौर पर मुख्य कीट के नाम कौन से? सर, जैसा कि आपने पूछा, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होते हैं प्याज और लहसुन की फसल में केवल चूसने वाले कीड़े ही करते हैं, जिसमें एक थ्रिप्स हो गया, दूसरा जैसिड हो गया, तीसरा माइट्स हो गया। ये 3 इसके मुख्य कीट हैं सर। तो इसमें जो थ्रिप्स होता है, इसके सर निम्फ और जो प्रौढ़ होते हैं दोनों फसल को नुकसान करते हैं, क्योंकि उसके रस को चूस लेते हैं और जो उसकी नीचे की पत्तियाँ होती हैं उसमें छिप जाते हैं और इनके चूसने पर उसमें धब्बे बनने लगते हैं सफ़ेद सफ़ेद प्रकार के। तो किसानों को हमेशा देखते रहना चाहिए और इसके कंट्रोल के लिए 3-4 दवाएं आती हैं, जिसका जैसे ही कीट का अटैक होता है वैसे ही इन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपकी एक दवा हो गई इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL के नाम से आती है, जिसकी 3 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी एक दवा हो गई जिसमें थायोमेथाक्साम 25 WG हो गई, जिसकी 4 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिलाकर इनमें से किसी एक दवा का प्रयोग करें। किसानों को हमेशा एक ही दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दवा को बदलना है जिससे इसमें कीड़ों में रेजिस्टेंस डेवलप ना हो और अच्छे से दवाएं किसानों के खेत की फसल में काम करें। जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा सर कि यदि कीट लगते हैं तो शुरुआती लक्षण आखिर किसान भाइयों को क्या देखने को मिलते हैं, और ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कोई सही वक्त रहता है या एक निश्चित समय रहता है कि हाँ उसी वक्त पता चले किसान भाइयों को कि अब कीटों का प्रकोप उनकी फसलों पर लगने वाला है? सर, उसमें कीट पौधों में दिखते हैं, यदि किसान भाई हमारे अच्छे से देखते हैं तो उसमें नीचे रहते हैं। अब किसान को पहचानने की ज़रूरत है या किसी कृषि वैज्ञानिक से पूछने की ज़रूरत है, दिखाने की, और उनसे दिखा के पूछने पर एक निश्चित दवा किसान भाई हमारे खेत में डालें जिससे उनको फ़ायदा हो। पहचान के उस हिसाब से किसान को खेत में दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिक हैं सर आप, जब आप सेमिनार लेते हैं, जब आप किसानों से मुलाकात करते हैं तो उस वक्त किसान भाई आपके पास आते हैं, सबसे पहले आखिर क्या उनके सवाल रहते हैं? क्योंकि लागत काफ़ी ज़्यादा लगती है इस फसल में, आखिर इससे लाभ का व्यवसाय कैसे बना सकते हैं किसान भाई? किसान भाई इसको लाभ का व्यवसाय, जो हमने समन्वित प्रबंधन की बात की, समन्वित प्रबंधन में पूरी प्रैक्टिसेस आ जाती हैं जिससे किसानों की लागत कम हो जाती है। फिर आपने भी बात की प्रजातियों की, जैसे रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें, फसल चक्र को अपनाएं और सही मात्रा में दवाओं का प्रयोग करें। इन सब का प्रयोग करते हुए किसान अपनी लागत को कम कर सकते हैं। और जैसे कि किसान भाई, हम लोगों के नंबर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, या तो किसान भाई हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आके पूछ लेते हैं या सैंपल को ले आते हैं, दिखा लेते हैं, या तो मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप करके किसान भाई सलाह ले लेते हैं और उस पे हम लोग उनको दवाएं रिकमेंड कर देते हैं, अनुशंसित कर देते हैं कि कौन सी दवा का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और कितने अंतराल पे प्रयोग करना है। उस हिसाब से किसान उन दवाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या ये तमाम जानकारियाँ किसान भाइयों तक पहुंच पाती हैं? क्योंकि देखा गया है सर, पहले भी हमने चर्चा की है कि आज का किसान काफ़ी जागरूक हो चुका है और जागरूक किसान को ये चाहिए कि आखिर कौन सी नई योजनाएं कृषि के क्षेत्र में अपनाई जा रही हैं, उनकी सही जानकारी किसान भाइयों तक पहुँचे। बिल्कुल सर, किसान भाई हम लोग, हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे भी होता है, जिसमें हम लोग भी किसानों के यहाँ जाते हैं और किसान भी हमारे यहाँ आते हैं, जिससे हमेशा संपर्क बने रहते हैं। हम लोगों के न्यूज़लेटर भी निकलते हैं जिसमें पूरी एक सीजन की रिकमेंडेशन, अनुशंसित बीमारियाँ, हर चीज़ लिखी होती हैं। उनमें कौन सी दवाओं का प्रयोग करना है, कीड़ों के लिए कौन सी दवाओं का प्रयोग करना है, कौन सी किस्म की प्रजातियों का किस फसल में प्रयोग करना है,
और इस तरीके से किसानों को सब कुछ लगभग हमारे यहाँ रतलाम में संपर्क रहते हैं। जी बिल्कुल, कोशिश यही रहती है आप लोगों की कि सही जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचे। इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं समन्वित प्रबंधन की विधियों की, तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी क्या विधियां रहती हैं? समन्वित प्रबंधन की सर विधियां हैं। एक व्यवहारिक विधियां हो गई कल्चरल, जिसमें जुताई से लेकर बुवाई तक पूरी प्रक्रियाएं आ जाती हैं, तो ये समन्वित में आ गया। जैसे गहरी जुताई, फसल चक्र को अपना, अच्छी प्रजातियों का चयन करना, रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करना, उसको कल्चर से उपचारित करना, ये इसमें आ गया। दूसरी विधियां हो गई भौतिक विधियां या मैकेनिकल विधियां, जैसे कुछ में लाइट ट्रैप का प्रयोग करते हैं, कुछ में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं, कुछ में हाथ से भौतिक विधियों में कीड़ों को निकाल के हटाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें पौधों को उखाड़ के नष्ट करते हैं या जलाते हैं। और तीसरी जैविक विधियां हैं। जैविक विधियां में हम केमिकल कुछ आते हैं जैविक, जैसे बिवेरिया बैसियाना, इनमें इल्ली को कंट्रोल करते हैं। एनपीवी वायरस आ गया, इसको कंट्रोल माने इससे इल्लियों को कंट्रोल करते हैं। तीसरी इसके ट्राइकोडर्मा विरिडी आ गए, इनकी बहुत सारी स्पीसीज हैं। 2 स्पीसीजों का सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होता है। तो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज को से यदि बीज को उपचारित कर देते हैं तो भी बीमारियां कम हो जाती हैं। और इसका अपन छिड़काव भी करते हैं 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो जो भी पत्तियों वाली बीमारियां होती हैं, लीफ स्पॉट हो गया, लीफ ब्लाइट हो गया, ये इससे ठीक हो जाती हैं। अब केमिकल की बात अपन करें, लास्ट जो ऑप्शन होता है तो उनमें केमिकल का अपन प्रयोग करते हैं। तो समय से रहते यदि किसान भाई हमारे इसको समझ गए कि कौन सी बीमारी है, तो उसमें उस बीमारी के लिए किस दवा का प्रयोग करना है, यदि सही समय पर प्रयोग करें तो उससे किसान नुकसान से बच जाता है और अच्छे अपनी फसल की देखभाल कर पाते हैं। बिल्कुल सर, कार्यक्रम की अंतिम बेला चल रही है। यदि किसान भाइयों की हम बात कर लें तो क्या संदेश किसान भाइयों को आप देना चाहेंगे, खासतौर पर ऐसे किसान भाई जो कि लहसुन और प्याज की फसलों का उत्पादन करते हैं या इस दिशा में खेती करते हैं? जी, हम तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों के लहसुन और प्याज की खेती में, क्योंकि रतलाम ज़िले में सबसे ज़्यादा किसान लहसुन और प्याज की फसल की खेती करते हैं। लगभग 52% किसान रबी के मौसम में लहसुन की खेती करते हैं। तो हम किसानों को यही सलाह देंगे कि वो हमेशा समन्वित प्रबंधन को अपनाएं। और समन्वित प्रबंधन में जो जो चीज़ें हमने बताई, इससे करके किसान अपनी लागत को कम कर सकते हैं और समय पर अपने फसल को देखते हुए इन बताई गई दवाओं का एक निश्चित मात्रा में निश्चित समय में समय रहते प्रयोग करें। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाई, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समन्वित प्रबंधन यदि आप अपनाएंगे तो सबसे साफ बात यह है कि आखिर कैसे आप खेती किसानी को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। तमाम जानकारियां साझा की गई हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जानकारी आप तक पहुंची होंगी और ज़्यादा बेहतर आप इनका लाभ ले सकते हैं। और आइए अब देखेंगे खबरें खेती की। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। खबरें खेती के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने उर्वरक वितरण की समीक्षा की, रबी बुआई में आई तेजी, हल्दी अदरक का व्यावसायिक उत्पादन और पशु चिकित्सा शिविर संपन्न। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ने उर्वरक वितरण की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता और सुचारू वितरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश के लिए की जा रही उर्वरक आपूर्ति की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में किसानों के लिए खाद वितरण की सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने मध्य प्रदेश के लिए उर्वरकों की समुचित आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं की सराहना भी की है। रबी बुआई में आई तेजी। देश में अब तक 346,13,000 हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 322,70,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, जो लगभग 23 लाख हेक्टेयर अधिक है। देश में बुआई ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 138,35,000 हेक्टेयर में गेहूं बोया गया है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 133,84,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी। इस प्रकार गेहूं की बोनी लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हो गई है। चालू रबी में तिलहनों का रकबा तेजी से बढ़ा है। वहीं दलहनी फसलों की बुआई भी गत वर्ष की तुलना में 3.5 लाख हेक्टेयर में अधिक हो गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बुआई के फसलवार आंकड़ों के अनुसार अब तक 138.35 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हो गई है, जबकि लक्ष्य 303.6 लाख हेक्टेयर रखा गया है।
गत वर्ष इस अवधि में गेहूं 133.84 लाख हेक्टेयर में बोया गया था। वहीं धान की बोनी अब तक 7.78 लाख हेक्टेयर में हुई है। हल्दी अदरक का व्यावसायिक उत्पादन। प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के तहत शुरू किए गए अभियान के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने जिले में गौशालाओं का संचालन, उपार्जन कार्य, बांस एवं काष्ठ शिल्प तैयार करने का कार्य, सिलाई कढ़ाई सब्जी उत्पादन, सौंदर्य सामग्री, साबुन, सैनिटाइजर, सैनिटरी संबंधित कार्य शुरू किए हैं। ग्रामीण परिवेश होने के कारण महिलाओं ने कृषि एवं उद्यानिकी की गतिविधियां भी शुरू की। महिलाओं ने व्यावसायिक खेती करना प्रारंभ किया है। महिलाओं ने 105 हेक्टेयर में हल्दी एवं अदरक का उत्पादन प्रारंभ किया है। ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा इन महिलाओं को जहां उद्यानिकी विभाग एवं एजीएम एनजीओ के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है, वहीं उत्तम बीज एवं उत्पादित हल्दी एवं अदरक के विपणन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। ग्राम रक्षा निवासी ग्राम संगठन से जुड़ी महिला शक्ति समूह के सदस्य आशा सिंह ने बताया कि मैं पूर्व में परंपरागत तरीके से खेती करती थी। आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद प्राप्त प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर के बाद मुझे अनुभव हुआ कि परंपरागत खेती छोड़कर उद्यानिकी फसलों का उत्पादन कर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह की बैठक के दौरान परिवार से परामर्श करने के बाद समूह की महिलाओं ने हल्दी एवं अदरक की खेती करने का निर्णय लिया। पहले ही साल में हमने 2 एकड़ क्षेत्रफल में हल्दी की खेती प्रारंभ की। फसल अच्छी है। अनुमानित 1 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। पशु चिकित्सा शिविर संपन्न। जिले के विकासखंड मोहखेड़ के ग्राम हीरावाड़ी में गत दिवस वृहद पशु चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ है। रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से संपन्न इस शिविर में 850 पशुओं का उपचार व टीकाकरण किया गया। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉक्टर HGM पक्षवार ने बताया कि इस शिविर में सिविल सर्जन डॉक्टर निरापुरे, मोबाइल यूनिट प्रभारी डॉक्टर कृष्णा, पशु माता महामारी प्रभारी डॉक्टर डोंगरे, रिलायंस फाउंडेशन के लिंकेश गोस्वामी व सहायक पशु चिकित्सा विजय नेमा उपस्थित थे। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।